नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम भाई डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का उद्देश्य यूथ को मोटिवेशन, सही डायरेक्शन और साथ में इस प्रकार की जानकारी देना जो पुस्तक, मैगजीन, अखबारों में उपलब्ध ना होती हो। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में हमने एक नया प्रोग्राम प्रारंभ किया है डायलॉग मंच के ऊपर, जिसमें हमने लिखा है मेंटरशिप प्रोग्राम। उसके थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं। डिटेल आपको वीडियो के लास्ट में दी जाएगी, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमारी सीरीज चलती है, हम नए नए पर्सनैलिटी को, नए नए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जिन्होंने युवाओं ने कीर्तिमान रचा है, उनको हम बुलाते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं सलील साहू जी। सलील साहू जी ने अभी जो सीजीपीएससी 2020 का परिणाम आया है, उसमें अकाउंट ऑफिसर के रूप में अपना पद सुनिश्चित किया है। तो सलील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने हम लोग को मौका दिया सर कुछ बोलने का, अपने व्यूज रखने का। और मेरे माध्यम से जितने भी लोग इससे जुड़ेंगे, जितने भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी, वो मेरा सौभाग्य होगा सर। हाँ, एक्चुअली मौका देने वाली बात नहीं है सलील जी, ये आपका ही मंच है, आप सबका ही मंच है। बस हम तो एक माध्यम बने हैं कि आपकी बातों को पहुंचाएं सभी एस्पिरेंट तक, ताकि उनको एक सही डायरेक्शन मिले, भटकाव खत्म हो। तो सलील जी, जी पहला सर। तो प्रश्न डायलॉग मंच की ओर से मेरा यही रहेगा कि थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में, अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, सिविल सेवा आपने क्यों चूज किया। एक यूथ के पास तो बहुत सारे करियर होते हैं, यही करियर आपने क्यों जी चूज सर। किया, कौन सा टाइम था, मीडियम कौन सा था, ये थोड़ा बेसिक सी बातें बताइए फिर अपने यस बैकग्राउंड सर। में। जी सर मेरा नाम जैसे कि बताया गया सलील साहू है, और मैं जी बेसिकली रायपुर का ही रहने वाला हूँ। जी और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ। मैंने जी अपनी बीआईटी दुर्ग से की है। जी सन 2011 में पास आउट हूँ मैं। और जी फिर मैंने गेट की परीक्षा पास की, और मैं जी। एमटेक आईआईटी मद्रास से मैंने मैकेनिकल में एमटेक किया है सर। ओके। जी। और सर फिर मैंने 2 साल टीवीएस मोटर्स में काम किया है, होसूर तमिलनाडु में। मैं वहाँ ओके। पे सस्पेंशन डिजाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वहाँ पे मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पोस्ट पे था। और जी। हमारी पोस्ट मेंबर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप से डेजिग्नेटेड होती थी। और जी, वर्ष नवंबर 2016 के आसपास से मैंने पीएससी की प्रिपरेशन चालू की है सर। बहुत बढ़िया। और मेरा माध्यम हिंदी ही था सर, मैंने हिंदी माध्यम को चूज किया। पर जी साइंस बैकग्राउंड का था सर, तो पेपर 4 जो हमारा होता है वो साइंस और मैथ्स का होता है। तो बहुत मैंने बढ़िया। उसे बस इंग्लिश में रखा था, उसके अलावा सारे पेपर्स हिंदी में थे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि हिंदी का बेसिकली रहा, जहां पे आपको जरूरत लगी कि इंग्लिश में काम अच्छा हो जाएगा, तो इंग्लिश का आपने चूज कर लिया। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आपकी यस थी। सर, यस सर। स्कूलिंग और सर चलिए। हिंदी मीडियम से हुई थी। जी जी जी। स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुई थी सर, तो मैंने अपने सब्जेक्ट्स हिंदी में ही रखे, बस लैंग्वेज को ही मतलब पेपर 4 साइंस और मैथ्स को इंग्लिश में रखा। और सर ओके। पीएससी की फील्ड में आने का मुख्य रीजन तो यही था सर कि बहुत अच्छी फील्ड है सर। इसमें आपको अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए सबसे फ्रंट फुट पे बिल्कुल अब देश की सेवा करने का मौका मिलता है सर। ये बहुत बेहतर बढ़िया। कैरियर ऑप्शन भी है। और जी। जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सेफ्टी, इसमें सब बहुत अच्छा मौका होता है सर हम लोग को अपने स्टेट को सर्व करने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही बात है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां हम अपनी आजीविका को चलाने के साथ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, स्टेट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब में होते जी हैं तो अपने तक सीमित रहते हैं, फैमिली तक सीमित रहती है। एक प्लेटफॉर्म को मिल यस जाता सर। है, बहुत बढ़िया। एक बड़ी बात उन्होंने उठ रहा है कि सलील जी, आप तो एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, फिर वहां से स्विच जी करके आप इधर आए, तो काफी यस मुश्किल सर। हुई होगी पढ़ाई करने में। क्योंकि एक भाई यस सर। कोई दूसरे फील्ड में चला जाता है तो वहां का एक माइंड सेटअप हो जाता है, फिर दोबारा से स्टडी में लेकर आना, अपने आप को करना। और 2016 से आपने बताया तैयारी कर रहे हैं, तो अटेम्प्ट कौन जी सा था जी। ये बताइए। पहले बताइए, अपने प्राइवेट सेक्टर से जरा है तो प्रॉब्लम तो आई होगी, पढ़ने में इश्यू तो हुए यस होंगे। सर। सर जॉब में एक बार रहते हैं सर, तो सैलरी मिलना चालू हो जाती है, तो थोड़ा सा आराम का माहौल रहता है सर। तो बिल्कुल। आने के बाद लगभग 1-2 साल तक तो थोड़ा सा कम पढ़ाई करता था, थोड़ा रिलैक्स मोड में था। पर सर धीरे से अच्छे फ्रेंड्स के सर्कल में आया, नालंदा लाइब्रेरी मैंने जब चालू किया, तो जी। लगभग 3 साल से मैंने बहुत हार्ड वर्क की सर। और सर बहुत खुद बढ़िया। पे एक भरोसा था सर, क्योंकि पहले भी मैंने एक नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया था, गेट, जैसा कि मैंने बताया, गेट में मेरी अच्छी रैंक आई थी। बहुत गेट बढ़िया। 2012 में मैंने 530 रैंक लाई थी, और आईआईटी मद्रास में मैंने एमटेक किया। तो बहुत इसलिए बढ़िया। मुझे खुद पे भरोसा पूरा था सर कि मैं डेफिनेटली इसमें सक्सेस पाऊंगा, यदि, क्योंकि सर मुझे अपने हार्ड वर्क पे भरोसा था, क्योंकि मैंने पहले भी रिजल्ट अचीव किया है। तो मुझे पता बहुत था कि बढ़िया। उसी अपने अपने उसी हार्ड वर्क, डेडिकेशन, अच्छे दोस्तों के साथ रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना, कॉन्फिडेंस में रहना, खुश रहना, इससे मैं एग्जाम डेफिनेटली अचीव कर सकता हूँ, मुझे भरोसा था सर। और इसी भरोसे से मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अटेम्प्ट कौन सा था अपना, जैसे हम तो चाह रहा 2016 से आप इस एग्जाम में लगे हुए थे,
क्योंकि माना जाता है यस भाई सर। 2016 की बात करें तो करीब 5 से 6 साल आपको तैयारी में हो गए। 5 तो साल हो इतना गए लंबे सर। समय जब हो जाता है तो कई बार ये भी होता है कि मन काफी उदास होने लगता है कि अब कुछ हो तो रहा नहीं जी। है, कैसे करेंगे, क्या होगा। नेगेटिविटी भी आती है, अक्सर देखा था कि एस्पिरेंट में नेगेटिविटी भी आती है। तो ऐसे में सलील जी जी अपने जी। आपको कैसे संभाला, क्या उसमें था, स्थिति यस सर। कैसे था, बताइए थोड़ा इस बारे में। सर ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे कभी नेगेटिविटी तो नहीं आई सर, क्योंकि रीजन बताया मैंने कि पहले भी एक बार अचीव किया है और जी। मुझे अपने हार्ड वर्क पे पूरा भरोसा था सर। और सर ये जी। मेरा बेसिकली मतलब 5th अटेम्प्ट था। पर मैंने जो जी। पहला वाला प्री सर बिल्कुल बस जाके बस एग्जाम फॉर्म भर के बस एग्जाम बस दिया था। तो ये जी। मेरा लगभग 4था अटेम्प्ट मान सकते हैं आप। और जी। सर नेगेटिविटी का तो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि ऐसा ऑनेस्टी तो मुझे आई नहीं। पर लगभग एक मंथ पहले मेरा जो इससे जस्ट 2019 का रिजल्ट आपको पता होगा कि एक मंथ पहले ही आया था, 1.5 मंथ्स बिल्कुल। बैक। उसमें बिल्कुल। मेरी रैंक थोड़ी पीछे आई थी तो मैं बहुत ज्यादा निराश हो गया था। और ओके। मुझे बहुत ज्यादा निराशा की स्थिति थी और मैं बहुत रो भी रहा था कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मैंने इतनी अच्छी मेहनत की थी। तो कई अपने टीचर्स को मैंने बहुत परेशान किया, पर सर टीचर्स ने बहुत सहयोग दिया, मेरे टीचर्स ने, मेरे फैमिली ने सबसे पहले मुझे बहुत संभाल के रखा। तो मैं जितने भी सर जो नेगेटिव होते हैं या निराश होते हैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि सर 1.5 महीने पहले ही मतलब मेरे पुराने पेपर का रिजल्ट आया था। लगभग मैंने सेम तरीके से मेहनत की थी और मेरा पीछे रैंक था, लेकिन आप देख ही पा रहे हैं सर इतना अच्छा रैंक आया कि आपसे बात करने का मौका मुझे मिल रहा है। अरे तो नहीं। निराश आप जब कभी भी निराश जब होते हैं तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि निराश जो असफलता ही है वो सफलता का ही एक रूप है सर। और जो और आप मुझसे देख के ये जरूर सीख सकते हैं कि मैं एक असफल स्टूडेंट पहले हूँ सर, क्योंकि मैं पहले अटेम्प्ट में लगभग असफल रहा। तो मुझे सफलता से पहले सर असफल स्टूडेंट के रूप में जाना जाए। और जो लोग भी मुझे देख रहे हैं इस बात को समझे कि यदि आपका पहला अटेम्प्ट या दूसरा अटेम्प्ट क्लियर नहीं भी होता है तो डेफिनेटली आप सफलता के पथ पे ही रहते हैं। बस आप अपना हार्ड वर्क, डेडिकेशन और अच्छे थॉट्स के साथ, अच्छे स्टूडेंट्स के साथ, अच्छे एम्बियंस के साथ, जैसे कि मैं नालंदा लाइब्रेरी एक अच्छे संस्थान से जहाँ पे पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है वहां से जुड़ा हुआ था। तो आप देख पा रहे हैं सर कि मुझे सफलता अंततः अर्जित जरूर हुई सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग आप बोली कि मुझे पहले असफल मानिए, बाद में सफलता को जी देखिए। और सही बात है कि कोई भी जो सक्सेस पर्सन होता है उसकी एक संघर्ष की पूरी कहानी होती है, उसकी एक असफलताओं की कई बार एक लंबी फहरिस्त होती है। तो हर व्यक्ति उसकी जी जी सक्सेस को देखता है, लेकिन उसके पीछे जो संघर्ष है वो भी एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। तो ऐसे ही सलील जी अपने बिल्कुल। बारे में कहा। सलील जी, अभी आपने नाम लिया माता पिताजी का, दोस्तों का, टीचर्स का, सभी। तो मैं हमेशा पूछता जी भी हूँ कि भाई आपकी सफलता में आपकी लेबर तो रही है, लेकिन इस जी। सफलता में औरों के भी कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे। तो आप किसको यस सर। इसका श्रेय देना चाहेंगे कि भाई इन सबका सहयोग ना होता तो सलील साहू आज एक ऑफिसर के रूप में ना होता। Yes, सर सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता का ही नाम लूंगा सर, क्योंकि मैं पहले भी जॉब में था। और जी। मुझ पे मतलब जॉब रिजाइन, मेरी एज भी सर आप तो समझ रहे हैं थोड़ी ज्यादा हो गई थी, 27-28 मेरी एज हो गई थी करीब जब मैं जॉब रिजाइन करके आया। उसके बावजूद सर मेरे फैमिली वालों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मुझे फैमिली बहुत। को मतलब मुझे कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस या किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी का एहसास नहीं होने दिया। और पढ़ने के लिए उन पर भी मतलब उनको भी मुझ पर पूरा भरोसा था कि मैं पहले भी निकाल एग्जाम क्रैक किया हूँ तो इस बार भी जरूर एग्जाम क्रैक करूंगा। तो उन्होंने पूरा माहौल दिया सर, पढ़ने का पूरा मौका दिया। उसके पश्चात मैं अपने फ्रेंड्स को दूंगा, मैं अपनी फ्रेंड प्राची को बहुत इसके लिए थैंक्स करूंगा कि उसे मुझे प्राची को मुझ पर पूरा भरोसा था सर कि मैं मुझे खुद पर नहीं था पर उसे पूरा भरोसा था कि मैं एग्जाम जरूर क्रैक करूंगा। उसके पश्चात मेरे गुरुजनों का सर, मेरे गुरुजनों ने मुझ पर हमेशा गाइडेंस रखा सर, कॉपीज चेक करना, गाइडेंस देना। और जितने भी संस्थानों से मैं जुड़ा रहा टेस्ट सीरीज के लिए, जो मैं टेस्ट सीरीज देता था उनके सभी टीचर्स को मैं इसके लिए अपने योगदान के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर। और सर सबसे इम्पोर्टेंट तो भगवान जी हैं, क्योंकि जस्ट 1.5 महीने पहले ही मेरा रिजल्ट असफल हो रहा था लगभग, और भगवान जी की कृपा से लगभग इस बार मैं सफल हुआ सर। बहुत बढ़िया। यानी कि बहुत सारे लोगों का आपके साथ में हमने बिल्कुल जोड़ा, टीचर्स को, दोस्तों को। प्राची ठाकुर जी का तो हमने इंटरव्यू में भी लिया है। बहुत ही मोटिवेशन, बहुत ही कॉन्फिडेंट है उनके अंदर। और उन्होंने अपने जी दोस्तों के जी अंदर, जैसा आपने बताया, वो कॉन्फिडेंट बनाए रखा। तो ये अच्छे दोस्तों की निशानी होती है। तो मैं आपके सभी टीचर्स को, जी माता सर। पिताजी को, आपके सभी दोस्तों को नमन करता हूँ डायलॉग मंच की ओर से। और मैं निवेदन करूंगा सभी एस्पिरेंट से और उनके मित्रों से कि ऐसी जी सहयोग करें तो सब आपका ऐसे ही नाम होता है। और हर किसी का योगदान वो कहीं ना कहीं सफलता में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन में जुड़ता है। चाहे गिलहरी प्रयास भी क्यों ना हो, सबका प्रयास होना चाहिए। बहुत सुंदर। सलील यस जी, आप सर। कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं करा। जी। बड़ा सुंदर। ओके सर। सलील जी, इस पूरी परीक्षा के दौरान हम प्री से लेके इंटरव्यू तक की बात करें
आपकी नजर में आपके लिए सबसे बड़ा हेडल क्या रहा या नहीं रहा? ऐसा भी हो सकता है नहीं रहा हो, नॉर्मली सब कुछ रहा, यस सर। लेकिन कई बार होता है स्टूडेंट के साथ मेरे लिए प्री बड़ा हेडल था, कई बार बोलते हैं जी मेरे यस लिए सर। मेंस पेपर 7 बड़ा हेडल था, कुछ इंटरव्यू। आपके यस लिए कुछ ऐसा रहा? सर, मेरे लिए पहला मतलब जो हर्डल मुझे मेंस का पेपर ही लगता था सर, क्योंकि मैंने जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो प्री यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्रैक्टिस से ही चालू की थी। जी तो लगभग 3 बार से मेरा प्री भी मतलब लगभग सरलता से ही क्रैक हो पा रहा था, क्योंकि मैं प्री में मैंने काफी मेहनत की थी। पर सर मेंस मैंने लगभग 3 साल बाद पढ़ना स्टार्ट किया, लगभग 2 ढाई 3 साल बाद मैंने मेंस की प्रैक्टिस शुरू की। मुझे ओके मेंस बहुत हर्डल लगता था सर, स्पेशली एसे का पेपर सर। एसे का पेपर तो मैंने आज तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया कभी। तो ओके 3 घंटा लिखना और लिखने की प्रैक्टिस होना और सही, और सर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, आप आंसर जानते हैं उससे कहीं ज्यादा आपकी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए सर। बहुत बढ़िया। और मैं मानता हूँ कि मैं रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा पीछे रहा, अगर और रिप्रेजेंटेशन में और अच्छा होता तो मेरा और अच्छा रैंक भी आता एसे में या आंसर्स राइटिंग में। तो मैं यही कहना चाहूंगा सर शॉर्ट में सर, मेंस की प्रिपरेशन में थोड़ा हर्डल जरूर लगा सर, काफी मेहनत लगी, काफी फ्रिक्शन हुआ, काफी स्ट्रगल करना पड़ा सर, लगभग 6-7 महीने तक मेंस के पूरे आंसर्स को लिखने में। बहुत बढ़िया। देखिए मैं तो यही कहूंगा आपको, डायलॉग मंच की ओर से भी और मेरी ओर से भी, कि इस बार और अच्छे से आप प्रयास करें, और जो आपकी समस्या रही, जो कमियां रही और कहते हुए ना क्या सफलता, अब तो सफलता मिल चुकी जी है लेकिन अभी अच्छी रैंक नहीं आई है, तो और थोड़ा प्रयास कीजिएगा, इस बार वो रैंक मिले जो एक सीजीपीएससी के लिए हर एस्पिरेंट चाहता है, यानी कि आप डीसी बने। और अगला जब मैं आपका इंटरव्यू इस तरह से लूँ तो मैं डिप्टी कलेक्टर का लूँ, तो मेरी पूरी आपको शुभकामनाएं, और सभी एस्पिरेंट्स की ओर से जो आप समय आपको देख रहे हैं उन सब की ओर से आपको शुभकामनाएं। तो धन्यवाद सलील सर। जी, सलील जी हम शुरुआत करेंगे अब स्टेज एग्जाम्स को लेकर, हम बात करेंगे। प्री से पहले जी बात करते हैं, प्री के लिए आपके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, चाहे वो सोर्सेज की हम यस बात करें, चाहे हम स्ट्रेटजी की बात करें, इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी चाहिए या सेपरेटली हम बात करें तैयारी करनी चाहिए, आपकी अपनी क्या राय है, आपको क्या महसूस हो थोड़ा बताइए, ताकि एस्पिरेंट्स आपसे बहुत कुछ सीख सकें। यस सर। सर प्री के लिए मेरी स्ट्रेटेजी तो यही रही सर कि सबसे जी पहले तो हमें जो हमारे जिस भी संस्थान से हम जुड़े हैं वहाँ के टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनके जो नोट्स रहते हैं उससे हम स्टार्ट करें, और जी इमीडिएटली स्विच करें अच्छी बुक्स के साथ, और अच्छी बुक्स पढ़ते हुए, जैसे कि श्री लक्ष्मीकांत सर की बुक है पॉलिटी के लिए, सभी जानते हैं। और भी जो भी जिस भी सब्जेक्ट की जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है जो टीचर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जो टीचर्स जो हमें गाइड करते हैं, उससे जी नोट्स बनाने में जरूर ध्यान दीजिए सर। मेरे हिसाब से पीएससी इतना लंबा एग्जाम है कि आपके खुद के नोट्स यदि होंगे, खुद के प्रिपेयर्ड नोट्स अगर आप बनाते हैं तो बहुत हेल्पफुल होगा। और इन जी इन दोनों के बाद सर बहुत जल्दी आप स्विच करें पुराने पेपर्स में सर, जैसे कि घटना चक्र के बुक्स में बनाता था, और यहाँ पे भी एक निजी संस्थान की बुक्स आती हैं जो पुराने पेपर्स के लिए, पुराने ओके पेपर्स जिसमें पीएससी के पेपर्स या व्यापम के पेपर्स या और भी जो दूसरे स्टेट्स या यूपीएससी के पेपर्स होते हैं उनके बिल्कुल सॉल्व पेपर्स होते हैं, उन्हें आप जरूर बनाएं, और एक से अधिक बार बनाएं। तो ये बहुत तीनों बढ़िया। चीजों को यदि आप साथ में करते हैं या स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि पहले टीचर्स के नोट्स या खुद के नोट्स, फिर आप अच्छी बुक्स से इमीडिएटली कवर करते हैं, सब पूरे कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं, और तीसरे जी स्टेप में आप पुराने पेपर्स को इतने बार बनाते हैं कि आपको बिल्कुल याद हो चुका रहता है एक एक चीज, और आप उसको अपने कॉपी में ऐड करते चले जो भी आप बहुत पुराने बढ़िया। पेपर्स, क्योंकि बुक्स में या टीचर्स जो पढ़ाते हैं कभी कभी वो पुराने क्वेश्चंस या वो कॉन्सेप्ट्स कभी कभी नहीं हो पाते, तो आप अपने बहुत एक बढ़िया। सेपरेट नोट्स में उन पेपर्स को ऐड करें। यदि सर को मैंने अपने नोट्स की फोटोज भी भेजे हैं, तो उसमें मैं स्पेस रखता था सर बीच में, एक एक कोई भी टॉपिक के बीच में एक एक पेज ब्लैंक रखता था, ताकि मैं जो पेपर्स के क्वेश्चन हैं उन्हें ऐड करते चलूं साथ में। तो बिल्कुल इससे बिल्कुल। आपकी प्री की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये आपने प्री के लिए अच्छा बताया, सोर्सेज के बारे में जी अपनी डिटेल से बताया, थोड़ा न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स आपने कैसे तैयार किया, करंट अफेयर्स के बारे में बताइए। यस सर। सर न्यूज करंट अफेयर्स के बारे में तो सर मैं ऑनेस्टली एडमिट करना चाहूंगा कि मैं थोड़ा पीछे जरूर था, लेकिन मैं कहना चाहूंगा किसी भी आप संस्थान की जो मंथली करंट अफेयर्स की बुक होती है उन्हें आप जरूर पढ़ें। और जो मॉर्निंग में मुझे एक्चुअली सच सच कहूं तो इसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है करंट अफेयर्स के विषय में, पर न्यूज ओके पेपर्स जरूर पढ़ें सर। और जो मंथली करंट अफेयर्स की बुक्स आती है उन्हें जरूर कवर करें। और संपादकीय पोर्शन जो होता है वो हमारे एसे के लिए बहुत प्रिपेयर कराता है सर। इसमें मैंने कुछ पोर्शन कुछ हद तक मैंने जो संपादकीय एडिटोरियल जिसे कहते हैं बहुत उस बढ़िया। पोर्शंस को जरूर कवर करें, और उनके व्यूज को बहुत अच्छे से समझ के आप यदि एसे में रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और करंट अफेयर्स पढ़ने का ये बहुत अच्छा तरीका होगा सर। बहुत बढ़िया, यानी मंथली मैगजीन में देखें, न्यूज़पेपर देखें, उससे अपना करंट अफेयर्स का आप जी क्या करें, तैयार करें। चलिए हम बात जी करते सर। हैं जी मुख्य परीक्षा मेंस की ओर चलते हैं।
तो मेंस का जी पूरा एक लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, 7 7 पेपर होते हैं। तो उनको तो बड़ा, और आपने जी। जैसे कहा ऐसे मेरे लिए बड़ा टफ होता था लिखना, इतना ज्यादा लिखना है, 3 घंटे तक लिखना है। तो आपने सातों जी जी। पेपर की क्या स्ट्रेटजी अपनाई, थोड़ा सा वो भी बताइएगा। और सोर्सेज क्या थे यस आपके सर। सातों पेपर के, वो भी आप थोड़ा सा बताइएगा। यस सर। सर मैंने जो प्रिपरेशन की सर, सबसे प्रिपरेशन का पहला पार्ट तो सर कॉन्सेप्ट को समझना था सर। जी प्रिपरेशन का दूसरा पार्ट था कि मैं सभी सब्जेक्ट के पूरे नोट्स, उसकी मैंने आपको फोटोज भी भेजी है कि मैंने पूरी जी कॉपीज बनाई है सभी सब्जेक्ट की। जी सातों बिल्कुल पेपर को मैंने अपनी कॉपी में खुद अपने हाथों से बिल्कुल संभाल के लिखा हुआ है। तो इससे बिल्कुल मुझे बिल्कुल। रिवीजन करने में बहुत आसानी होती थी, क्योंकि लगभग मुझे याद हो जाता था कि कॉपी के किस पेज में कहाँ पे मैंने मैंने खुद क्या लिखा हुआ है। तो इससे बहुत रिवीजन बढ़िया। करने में और मुझे मुझे याद करने में बहुत ज्यादा आसानी हुई। और जहां बिल्कुल। तक की प्रिपरेशन की बात है सर, मैं कई संस्थानों के टेस्ट सीरीज से जुड़ा हुआ होता था। तो मैं बहुत अपना बढ़िया। जो शेड्यूल है वो एक तरह से मैं टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग खुद को सेट करता था। मैंने अपना एक तरह से ये बोझ उन टेस्ट सीरीज पे दे दिया था कि जिस वीक, जैसे एवरी संडे एवरी मंडे टेस्ट होते थे हमारे, तो बहुत जिस बढ़िया। वीक में जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसको मैं बराबर पूरा वीक उसको मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके टेस्ट को बहुत सीरियसली देता था। सभी अपने सुनने या देखने वालों को मैं चीज कहना चाहूंगा कि जिस भी संस्थान से आप जुड़े होंगे या जो भी आप टेस्ट सीरीज लेंगे, उसे आप बहुत ऑनेस्टली दें और उसमें बिल्कुल टॉप करने का प्रयास करें। और बिल्कुल उस रिजल्ट से आपको या उस मेहनत से आपको आगे मेंस की प्रिपरेशन के लिए बहुत फायदा होगा। मैंने अंतर सर बहुत अच्छा बढ़िया। परफॉर्म कर, मैं अच्छी मेहनत के साथ अच्छे रिजल्ट के साथ टेस्ट सीरीज देता था, और उसका रिजल्ट अंततः आप कुछ देख पा रहे हैं सर, कुछ हद तक की अच्छा रिजल्ट मुझे जरूर प्राप्त हुआ है। तो बहुत बढ़िया। जहां तक बुक्स या सोर्सेज की बात है, तो पेपर वन जैसे हमारा लैंग्वेज होता था तो उसमें पहला पार्ट हिंदी होता था। तो जी हिंदी के लिए मैंने लूसेंट की हिंदी यूज की यहाँ पे, और निजी संस्थानों की बुक्स की हिंदी कुछ यूज की। तो आप उसके लिए हरदेव बहारी यूज कर सकते हैं सर। हरदेव बहारी का जो वोकैब पोर्शन है, शब्दावली कहते हैं जिसे हम, और हम्म। ग्रामर पोर्शन के लिए वासुदेव नंदन की बुक है, या हरदेव बहारी की बुक्स में भी बहुत अच्छा ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर हम्म। पोर्शन के इसे आप यूज कर सकते हैं हिंदी के लिए। तो इसके बाद ओके। इंग्लिश के लिए सर मैंने लूसेंट की इंग्लिश कुछ हद तक यूज की, लूसेंट की इंग्लिश को। और छत्तीसगढ़ी के लिए सर यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में श्री विनय पाठक जी की बुक आती है। विनय बिल्कुल। पाठक जी हमारे राजभाषा आयोग के अध्यक्ष भी हैं। उनकी बुक्स छत्तीसगढ़ी की बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही अच्छी बुक है। तो उससे बिल्कुल। उसी से ही मैंने और कुछ निजी संस्थान के भी प्रयोग किए, पर बेसिकली हरदेव बारी जी की मैंने, सॉरी, विनय पाठक जी की मैंने बुक्स यूज की छत्तीसगढ़ी के लिए। ओके। उसके पश्चात सर एसे के लिए तो सर जैसे कि मैंने बताया कि आप ये आपका एसे सर सभी सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है। आप सभी सब्जेक्ट में जब अच्छी पकड़ रखते हैं और एडिटोरियल वगैरह को आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और थोड़ा सा करंट से अपडेटेड होते हैं, और आपका रिप्रेजेंटेशन जब बहुत अच्छा होता है, तो आप एसे में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं। तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से आप अपडेटेड रहें, एडिटोरियल्स पढ़ें, और निरंतर लिखने की प्रैक्टिस रहें, प्रेजेंट, और अच्छे टीचर्स से या अच्छे अपने फ्रेंड से चेक कराते रहें, तो ऐसे में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत सर बढ़िया। पेपर थ्री में जो पहला पार्ट होता है इंडियन हिस्ट्री, तो उसके लिए मैंने कुछ जी हद तक एनसीईआरटी यूज की। और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे उसके लिए मैंने एक बुक यूज की थी, टीच यू इंग्लिश, मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा है सर, जी। हाउ टू टीच हिस्ट्री, एक बुक थी, हाउ टू टीच हिस्ट्री, हाउ टू लर्न हिस्ट्री समथिंग, मुझे बुक्स थी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ओके। वो मैंने यूज की। और स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सर स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री यूज की थी मैंने। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा मैंने स्पेक्ट्रम से ही पढ़ाई की थी। और जी इसके साथ साथ जो भी घटना चक्र या जो भी पुराने निजी संस्थान या किसी संस्थान के पुराने पेपर्स है, तो उसको मैं ऐड करते चलता था। सर दूसरा पोर्शन इसका पॉलिटी था, कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके लिए तो मैंने प्योरली लक्ष्मीकांत की बुक यूज की और पुराने पेपर्स के साथ अपडेटेड चला। और बहुत उसके बढ़िया। साथ पबैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उसके लिए भी बहुत मैंने सर कुछ बुक्स यूज की थी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैंने खुद से ही नोट्स बनाए थे उसके बुक्स को देख के। बहुत तो बढ़िया। कुछ बहुत लिमिटेड सिलेबस था सर, इसलिए बहुत लिमिटेड यूज किया, इसलिए बुक्स का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। वो होता और है, सर सीजी कोई हिस्ट्री, बात होता है, इसमें से लीजिए, कोई बात नहीं है, वो होता है बुक्स का नाम, क्योंकि इतना सारे टॉपिक्स आपके हैं, 7 पेपर के, तो हो जाता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और मैटर सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि देखिए मैटर आपको याद रहना चाहिए, किताब को से क्या करना है, किताब सिलेक्शन तो लेना है ना, वो काम अपना हो ही गया है, यस बात खत्म हो गई। बढ़िया, आगे। यस जी यस सर। और सर सीजी हिस्ट्री की जो हमारी छत्तीसगढ़ यहाँ की जो पाठ्य पुस्तक निगम, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड की जो बुक है, राजभाषा की बुक है, जी जी वो सीजी बोर्ड के लिए बहुत अच्छी है। जी उसके देखते हुए मैंने अपने जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसके नोट्स बनाए। और यहाँ जी पे निजी संस्थानों की कुछ बुक्स बहुत अच्छी रहती है जी और सीजी हिस्ट्री के लिए। जी सर पेपर फोर में जो पहला पोर्शन है साइंस है, तो जी। उसे मैंने सर अपने नोट्स प्रिपेयर किए, एनसीईआरटी की बुक से ही मोस्टली नोट्स प्रिपेयर किए। बहुत और बढ़िया।
एक एक NIOS जो होता है, नेशनल इंडियन ओपन स्कूल, मेरे ख्याल से उसका फुल फॉर्म है बिल्कुल NIOS। बिल्कुल बिल्कुल। NIOS की बुक्स को भी आप कुछ हद तक रिफर कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट रहता है। तो मैंने अपने नोट्स वहीं से प्रिपेयर किए, और वंस अगेन सर पुराने पेपर्स के टॉपिक्स मैंने कंटेंट मैंने ऐड करते चले, फिजिक्स बहुत बढ़िया, केमिस्ट्री और बायो तीनों के लिए ही। बहुत और बढ़िया। इसके पश्चात मैथ्स की सर मैं चूंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैथ्स मेरा थोड़ा अच्छा था, तो मैंने सिर्फ इसके लिए ये किया कि मेरे पास जो भी अनेक टेस्ट पेपर्स थे उनके, जो मैंने सभी टेस्ट को पूरी तरह से सॉल्व किया, बहुत बढ़िया। पेपर्स को मैंने पूरी तरह से सॉल्व किया। और PSC के पुराने पेपर्स मैंने पूरी तरह से सॉल्व किए। तो मैथ्स की मैंने रिगुलस प्रैक्टिस की, सभी कोचिंग संस्थान जितने भी टेस्ट पेपर्स मुझे मिलते थे मैं सॉल्व करता था। सर उसका तीसरा पोर्शन पेपर 4 में इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट में सर शंकर IAS की बुक आती थी, उससे मैंने काफी नोट्स डेवलप किए थे अपने। और जो कोचिंग संस्थानों में मैं जिस संस्थान से जुड़ा था, वहां से जो नोट्स प्रोवाइड करते थे, उसके मैंने एनवायरनमेंट में यूज किया। और बहुत टेक्नोलॉजी बढ़िया। वाला पोर्शन सर मोस्टली इंटरनेट से काफी कंटेंट थे उसमें। एग्रीकल्चर था उसमें, क्रॉप्स थे। तो ये सब जो पोर्शन थे उसको मैंने मोस्टली इंटरनेट से यूज किया। और शंकर IAS के बुक्स में भी कुछ कुछ कंटेंट इसके मिलते थे सर। PMH की बुक भी आती है टेक्नोलॉजी की, तो उसके भी जी। कुछ कंटेंट मैंने यूज किए सर। सर पेपर 5 का जो पहला पोर्शन था वो इंडियन इकोनॉमिक्स था, तो उसके लिए तो सर रमेश सिंह की बुक्स मैंने यूज की, जी। और वाणी पब्लिकेशन भी कुछ यूज किया सर, उसके साथ साथ कोचिंग के नोट्स अपने। और इसी से मैंने, मतलब दृष्टि की भी बुक्स आती हैं सर, अच्छी रहती हैं, वो बिल्कुल भी यूज कर सकते हैं। उससे बिल्कुल। मैंने अपना कंटेंट डेवलप किया। और जी। इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए भी, और CG इकोनॉमिक्स की सर यहाँ पे जो हमारी जो बुक आती है राज्य की, वंस अगेन जो पाठ्य पुस्तक निगम जो कहते हैं, हमारी जी जो स्टेट की बुक आती है, उसका जी। मैंने यूज किया सर। स्टेट की जो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की एक जो बुक आती है, पाठ्य पुस्तक तो नहीं है सॉरी, वो उस बुक से मैंने अपना इकोनॉमिक्स का पोर्शन, इकोनॉमिक सर्वे का बहुत यूज करते हैं सर, हमारा मैक्सिमम पोर्शन तो इकोनॉमिक सर्वे से कवर होता है। बहुत पेपर बढ़िया। 5 के पार्ट्स, मतलब पहले पार्ट के सेकंड पार्ट जो CG इकोनॉमिक्स है, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक सर्वे से काफी कुछ कवर होता है सर। बहुत बढ़िया। इंडियन ज्योग्राफी के लिए सर मैंने, इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने दृष्टि की कंटेंट यूज किए। और उसके अलावा सर मुझे वन सेकेंड बुक का नाम याद नहीं आ रहा है, पेरियार, यस सर, पेरियार की बुक मैंने यूज की। जी ये जी। पेरियार की बुक है सर, ये मैंने यूज की बहुत बढ़िया। इंडियन जियोग्राफी के लिए। बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। कंटेंट था, और वंस अगेन सर पुराने पेपर्स को ऐड करते हुए उसमें। और सर पेपर 5 का जो थर्ड पार्ट था CG जियोग्राफी, तो सर वो भी मैंने जो स्टेट की जो बुक्स होती हैं, स्टेट की बुक्स जी। जिसे हम ये जो हमारे स्टेट की जो बुक होती है, मैंने वही बुक यूज की सर CG बहुत बढ़िया। जियोग्राफी के लिए बहुत उसमें। बढ़िया। और वन सेकेंड मतलब पुराने पेपर्स को ऐड करते हुए। सर बहुत पेपर बढ़िया। 6 का पार्ट 1 फिलोसॉफी है। तो फिलोसॉफी के जी। लिए जो भी एक अच्छी निजी संस्थान की एक अच्छी बुक थी, उसमें सारे कंटेंट लगभग तैयार थे। और बहुत बढ़िया। कुछ कुछ मैंने हाउ टू टीच फिलोसॉफी से एक बुक थी, उससे भी मैंने उससे ही मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए। और मोस्टली सर एक निजी संस्थान की बुक थी, उसमें सारे कंटेंट दिए हुए थे। तो बहुत बढ़िया। उससे जो कि UPSC के सर वो बुक जो है, वो जो बुक मैंने यूज की थी, वो UPSC की किसी कोचिंग की अच्छी बुक थी, मतलब वहीं से कंटेंट उसके लिए गए थे, तो उससे मैंने अपना फिलोसॉफी पूरा तैयार किया सर। इसके बहुत बढ़िया। पश्चात जो पेपर 6 का सेकंड पार्ट था सोशियोलॉजी, उसे भी सर मैंने जो भी सोर्सेस मुझे मिल रहे थे, कुछ 3-4 बुक्स मैंने जो कंटेंट मुझे मिले थे, उनका 3-4 बुक थी, तो मुझे उनका नाम याद नहीं है। तो चूंकि बहुत छोटा कंटेंट था और अपने बहुत कोचिंग के संस्थान से यूज करते हैं, तो उसका मैंने नोट्स पूरा डेवलप किया था। पेपर 6 का थर्ड पार्ट भी मैंने इसी तरह सभी सभी बुक्स को, जो CG का कल्चर पोर्शन है, वो भी जो हमारे छत्तीसगढ़ की लोकल बुक्स आती है, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट रहता है। बहुत उसके लिए बढ़िया। भी स्टेट की बुक आती है, वो आप यूज कर सकते हैं। पेपर 7 का पहला पार्ट सर एक्ट्स है, तो मैंने सभी एक्ट के ओरिजिनल कॉपी कुछ हद तक पढ़ने का प्रयास किया था, और उससे मैंने नोट्स बनाए थे सर। पेपर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है, वो कुछ इंडियन इंडियन का कुछ 8-10 एक्ट्स हैं उसमें। और बहुत उसमें बढ़िया। थोड़ा सा समाज के बारे में बात, समाज के बारे में है। और उसमें छत्तीसगढ़ के लोकल एक्ट्स हैं, जो जैसे कि टोनी प्रताड़ना एक्ट, उन एक्ट्स की जी। ओरिजिनल कॉपी के साथ मैंने उससे कुछ हद तक संक्षेप में अपनी कॉपी में लिखा है सर। बहुत उसका बढ़िया। जो थर्ड पार्ट है वो शिक्षा के ऊपर है, तो वो तो काफी कंटेंट नेट से मिल गया था, NCERT जैसे किसे कहते हैं, ये सब जी। कंटेंट उसका नेट से ही मैंने अप्लाई किया। और जो सेकंड पार्ट था स्पोर्ट्स तो नेट से, और जो एक सामान्य जानकारी होती है क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में, वही क्वेश्चंस रहते हैं। और बहुत बढ़िया। उसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैंने नेट से ही प्राप्त किया था सर। ओके। बहुत सुंदर।
जी चलिए, सर। बड़ा बड़ा अच्छा आपने, और सातों पेपर के बारे में आपने पूरा डिटेल से बताया कि कौन कौन सा टॉपिक जी आपने पढ़ा। और रही बात बुक्स को भूलने की, देखिए ये तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, वी आर ह्यूमन बीइंग। तो काम, मैं तो हमेशा यस बोलता भी हूँ कि बाकी चीजों में कुछ नहीं रखा है, काम हो जाना चाहिए, वो काम अपना हो गया, यस। बात खत्म हो गई। चलिए, बड़ा सर अच्छा एक है। बुक याद आई मुझे, पेपर 3 का जो सीजी हिस्ट्री है उसकी राम कुमार बिहार की बुक आती है सर, हमारी जो लोकल बुक स्टेट की बुक है, पाठ्य पुस्तक निगम जो राजभाषा आयोग की, राम जी कुमार जी, बिहार की बुक थी सर वो। जी, बहुत बढ़िया, सीजी हिस्ट्री के लिए। बहुत बढ़िया। तो आपने बहुत डिटेल से पढ़ा, कई कई सोर्सेज आपने पढ़ा, और आपने टेस्ट जी भी खूब दिए, जैसे आप बता रहे हैं, तो टेस्ट भी आपने खूब दिए। और टेस्ट के लिए जी हमेशा कहा भी जाता है भी आपने कितना पढ़ा, कितना आपके अंदर जी। गया, तो पता कब चलेगा जब आप टेस्ट देंगे। नहीं तो आप पढ़ते ही यस लगेगा सर, यस सब सर। कुछ पढ़ लिया, सब कुछ जानकारी है, पर टेस्ट में तो कम जी। आता है कितना हमारे माइंड में रहा और कितना हम उसको क्या कर रहे हैं, पेपर पे लिख पा रहे हैं। तो ये यस बड़ी बात है, टेस्ट देना चाहिए। मैं थोड़ा सा जी नोट्स के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे। और आपसे हमने नोट्स मांगे दोस्तों, मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूं। सलील जी से जब डायलॉग मंच की टीम के द्वारा नोट्स मांगे गए, तो सलील जी ने बगैर देर लगाए कि हाँ, मैं सबके साथ, सभी एस्पिरेंट्स के साथ में मिलकर करना चाहता हूँ, उन्हें नोट्स दिखाना चाहता हूँ, ताकि सबको कुछ हेल्प मिले। तो दोस्तों एकदम जी सर। सलील जी ने दिया, वो नोट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मतलब नोट्स के बारे में बात में करूँ कि नोट्स को कैसे बनाना चाहिए। कई सारे एस्पिरेंट्स को ये होता है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी आप बताइए कि कैसे। कोई कहता है सर फर्स्ट रीडिंग बनाना चाहिए, कोई सेकंड रीडिंग में, थर्ड रीडिंग पढ़ाना चाहिए। बनाए तो ऐसे कुछ जी करंट के इश्यूज आते रहे, तो उसको कैसे ऐड ऑन करें उसी नोट्स के अंदर, या अलग से बनाए, तो थोड़ा सा उसको डिटेल्स में नोट्स के बारे में बताइएगा कि नोट्स आपने कैसे जी। तैयार किए। यस सर। सर नोट्स बनाने के लिए सबसे पहला, नोट्स बनाने के लिए सर जो सबसे मेरा पहला फंडा था कि हमेशा एक मोटी कॉपी यूज करता था मैं, 200-300 पेज की, कितना भी ओके, छोटा सब्जेक्ट हो या बड़ा सब्जेक्ट हो। बहुत और कोई बढ़िया। भी कंटेंट मैं स्टार्ट अपने कोचिंग जो भी संस्थान से मैं जुड़ा हुआ था, उनके जो टीचर्स, वो जो नोट्स पढ़ा वो होते थे, जी, उनसे मैं स्टार्ट करता था। और दिन में क्लासेस होती थी तो रात को मैं बैठ के पूरा रात भर, या जो भी मेरा पढ़ने का समय है उस समय, बहुत जो भी बढ़िया, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स, आप स्टैंडर्ड बुक्स को साथ में लेके, जितनी भी मेरी सीमित समझ है, मेरी फर्स्ट रीडिंग हो या सेकंड रीडिंग हो, जितनी भी मेरी सीमित समझ है, मुझे एक आइडिया लग जाता था कि ये कंटेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है या समझदारी के लिए अच्छा है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत के लिए, बढ़िया, कॉपी में लिखते चलता था। और मैं बहुत ध्यान रखता था कि बहुत ज्यादा स्पेस में बीच में ब्लैंक रखता था, क्योंकि मुझे पता था कि बाद में कॉन्सेप्ट बहुत ऐड होने वाले हैं। तो मैं बहुत पूरा बढ़िया, प्रयास करता था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पेस में बीच में, जैसे एक टॉपिक के बाद एक पेज में ब्लैंक रख देता था, या एक बहुत पेज में बढ़िया, सिर्फ आधा ही लिखता था। और उसके बहुत साथ बढ़िया, साथ मैंने जो भी अच्छे संस्थान या अच्छी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है, जैसे कि लक्ष्मीकांत मैंने बताया, रामकुमार बिहार बताया, पेरियार की बहुत बढ़िया, जियोग्राफी बताई, समय के बहुत साथ बढ़िया, मुझे और भी बुक्स पता चलती गई। तो मैं बिल्कुल, हमेशा अपनी कॉपी में स्पेस बीच में जरूर रखता था, और हर टॉपिक के बाद एक पेज छूटना, हर चैप्टर के बाद दो दो तीन तीन पेज ब्लैंक रखना, ये मेरी बहुत हैबिट बढ़िया, में था सर। बहुत बढ़िया, और बहुत इसमें बढ़िया, आप जो पुराने पेपर्स पे जब आप बनाते चलते हैं तो आपको बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं जो डेफिनेटली आपके आपके कॉपी में ऐड होने चाहिए। वो मैं उन स्पेस में बीच में ऐड करता था, और जहां जगह कम पड़ती थी सर, वहां पे पेजेस चिपकाने होते थे, तो मैं चिपका चिपका के बिल्कुल पेजेस बीच में चिपका चिपका के कॉपी को बिल्कुल, मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं, यदि उनके पास समय रहता है तो नोट्स बनाने पे जरूर ध्यान दें। कुछ बहुत कॉन्सेप्ट वाले बढ़िया, सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको डायरेक्टली नोट्स नहीं मिलते हैं, या अच्छी बुक्स डायरेक्टली नहीं मिल पाती है, उसमें आप नोट्स जरूर से जरूर बनाएं सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नोट्स बनाने चाहिए, और बड़ा अच्छा आपने बताया कि बाद में कुछ भी आपको वैल्यू एडिशन करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए स्पेस टॉपिक के साथ छोड़ के चलें, तो उससे ये बहुत अच्छा जी तरीका है। मैं भी इसको बात को सजेस्ट में से करता हूँ। तो वो आपकी एक ही जी बुक क्या बन जाएगी, सारी किताबों का जो आप नोट्स बनाए, सारी किताबों को निचोड़ एक जगह आपका आ जाता है, उससे फिर आपका काम बन जाता है। बहुत बढ़िया। जी सर। सलील जी, आपने बड़े अच्छे से बताया। और दोस्तों, सलील जी के नोट्स अब मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए रियल जो देखिए नोट्स बनते कैसे हैं। तो सलील जी, आपने बड़ा अच्छे से बताया प्री के बारे में, मेंस के बारे में। अब मैं थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बात करूंगा, साक्षात्कार के बारे में। जी और जी सर। साक्षात्कार के बारे में थोड़ा सा कि भाई आप जब पूरा बताइएगा, एंट्री किए तब कैसा आपको लगा, कहाँ पर आपको जी कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, अगर हुआ तो कहाँ जी। आपका यस कॉन्फिडेंस सर। बिल्डअप हुआ, क्या ये क्वेश्चन आपको बहुत मजा आ गया, बोर्ड के जी जी। क्वेश्चन आपके कैसे थे। तो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि यस सर। साक्षात्कार का मैटर मार्केट में नहीं अवेलेबल होता, वो आपके यस सर। एक्सपीरियंस ही बता पाते हैं जो आपने फेस किया होता है। यस सर। सर मैंने अभी 15 सितंबर को मेरा पहला इंटरव्यू था पीएससी 2019 का, और जी 27 अक्टूबर को पीएससी 2020 का इंटरव्यू हुआ था। तो जी, सर इंटरव्यू देने से मुझे एक्चुअली ईमानदारी से कहूँ तो मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता था, मैं कॉन्फिडेंट रहता था। और जी, जो मेरी अच्छी बात जो थी, जो सभी जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उन्हें यूज करना, उन्हें प्रयास करना चाहिए कि आप इंटरव्यू रूम में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली
स्माइल करते हुए एक अच्छे यूनिफॉर्म के साथ, जो भी आप टाई या ब्लेजर यूज करते हैं नहीं करते हैं आपके ऊपर है, अच्छे जी कॉन्फिडेंस के साथ, एक अच्छी वाइब्स के साथ एंटर कीजिए, ताकि जो इंटरव्यू लेने वाला है उन्हें भी जी ऐसा लगे कि एक अच्छा कैंडिडेट अंदर आ रहा है, स्माइल करते हुए आ रहा है, और उनके लिए वो एक काम नहीं है, उनके लिए खुद रोचक हो जाए कि वे आप इतने अच्छी इमेज, इतनी अच्छी खुशी के साथ अंदर आए कि उन्हें भी अच्छा लगे कि वो आपसे प्रश्न पूछना चालू करें। बहुत बढ़िया। इंटरव्यू में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप जो इंटरव्यू का कुछ जो जो कुछ इंटरव्यूअर जो रहते हैं वो स्टार्ट आपको बहुत ज्यादा परेशान करने से करते हैं, जैसे कि मुझे परेशान किया गया था कि क्या यार आप आईआईटी के हो, यहाँ क्या करने आ गए हो, क्या यार आप तुम इतने अच्छे जॉब छोड़ के आ गए हो, तुम्हारी सैलरी इतनी अच्छी थी, सब बर्बाद कर दिया, देश का पैसा बर्बाद कर दिया, पूरा आईआईटी का पैसा तुमने सब बर्बाद कर दिया। बहुत तो मैं उसका बढ़िया। जब जवाब देता था सर कि मुझे अच्छे संस्थान से पढ़ने की इच्छा थी, मुझे राज्य में कार्य करने की इच्छा थी, मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं यहाँ रहकर अच्छा कार्य करूं। तो फिर बहुत उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि क्या इच्छा इच्छा लगा रखे हो यार, इच्छा इच्छा से सब बर्बाद कर दोगे तुम, इच्छा के अब तो तुमको दूसरा जॉब करने की इच्छा होगी, तुम ये जॉब भी छोड़ दोगे। तो बहुत दैट इज बढ़िया। one has to understand that that is only the part of interview, it's not like somebody is challenging yourself। वो बहुत बस बढ़िया। आपसे आपको बस परखना चाह रहे हैं, और आपको ये समझना है कि दैट इज ओनली अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू, इट्स नॉट पर्सनल एट ऑल। वो आपको परखना चाह रहे हैं, तो आप भी उसका स्माइल करते हुए रहें। जो भी कैंडिडेट हैं वो तैयार रहें, जैसे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, मेरे एक दोस्त हैं वो सीए बैकग्राउंड से थे, तो उन्हें भी यही पूछा गया कि क्या यार तुम सीए कब बन गए हो, यहाँ क्या कर रहे हो, सब बर्बाद कर दिया। तो दैट इज ओनली अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू। वो आपको इनिशियल आपको पुश करेंगे, परेशान करेंगे, आपको थोड़ा सा टॉर्चर करेंगे, आपको बने रहना है वहां पे, बिल्कुल हंसते हुए, स्माइल करते हुए, जो भी आपका जेन्युइन आंसर है, ऐसा नहीं कि आप मेरे आंसर को या किसी मेरे से बेटर कैंडिडेट्स के आंसर को आप कॉपी करें। अच्छे आप उसके लिए कॉन्सेप्चुअली और खुद से प्रिपेयर करें कि क्या रीजन है कि आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, और अपनी बात पर लगभग अडिग रहें कि मैं इस रीजन से यहाँ पे आया हूँ। और उनके साथ साथ इंटरव्यू को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनसे किसी बात पे या डिफरेंट ओपिनियन में उन्हें आप चैलेंज ना करें, या उनसे बहस वाद विवाद की स्थिति में ना आए। उनसे सहमत होते हुए आप अपने पॉइंट्स को बिल्कुल सामने रखें। मेरा जो इंटरव्यू, बिल्कुल दोनों इंटरव्यू लगभग इसी चीज से स्टार्ट हुआ कि आप आईआईटी से पढ़ के यहाँ क्या करने आए हैं, इतनी आपका इतनी अच्छी जॉब सैलरी थी, तो उससे मैंने समहाउ डिफेंड किया। उसके बाद जो पहला इंटरव्यू है, उसके बाद ये इससे स्टार्ट करने के बाद मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछे गए, फिलोसॉफी के क्वेश्चन पूछे गए, और उनका मैंने बहुत अच्छा जवाब दिया। और बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू से, जो भी कैंडिडेट डर रहे हैं वो इस बात को समझे कि आपसे बहुत सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, और अगर आप बिना तैयारी के भी जाएंगे तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर तैयार करके बिल्कुल दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपसे फिर से यूपीएससी का एग्जाम लिया जा रहा है वहाँ हॉल में, नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, आप उसका जवाब दे सकते हैं। उसके पश्चात जो तीसरी एक मैम बैठी थी, उन्होंने मुझसे मैं टीवीएस चूंकि जॉब में था, तो उन्होंने मुझसे जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पूछा। फिर चौथे सर ने मुझसे पंचायत के बारे में पूछा। बहुत बेसिक क्वेश्चन थे जो आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, लगभग उन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ आप उन क्वेश्चंस को डिफेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप जवाब दे सकते हैं। फिर वापस जो अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने वापस उनकी बारी आई और उन्होंने मुझसे इंडियन हिस्ट्री से, पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन पूछे। मैंने अच्छे बहुत से बढ़िया। जवाब दिया और मुझे पहले इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स भी मिले। सेकंड इंटरव्यू का स्टार्ट भी लगभग इसी चीज से हुआ कि वो मुझसे बस पूछते रहे कि यार क्या, यार क्या तुम इतने अच्छे आईटी से पढ़ के यहाँ आ रहे हो, गेट क्वालिफाई किया है, जॉब कर रहे थे, वापस क्या करने आ गए, क्या करोगे पीएचडी में, यहाँ क्या करोगे बताओ, इतनी अच्छी सैलरी एंड ऑल दैट। तो मैंने उसका लगभग कोशिश किया, प्रयास किया डिफेंड करने का अपने आप को, कि मुझे राज्य में कार्य करने की इच्छा थी, समाज की सेवा करने की जो मुझे मौका मिल सकता है, ऐसे मैंने जवाब दिए जो कुछ हद तक जेन्युइन भी थे। और फिर जो सेकंड मैम बैठी थी, उन्होंने मुझे सीजी हिस्ट्री से, जैसे कलचुरी के संस्थापक कौन थे, कुछ प्रमुख राजाओं के नाम बताओ, और श्री सुंदरलाल शर्मा जी को गुरु किसने कहा, क्यों कहा, इनसे बेसिक क्वेश्चन थे, वो आप आराम से अच्छे से बता सकते हैं। तीसरे बहुत मेंबर्स बढ़िया। ने मुझे गांधी जी के बारे में पूछा कि गांधी जी से आप क्या सीखते हैं, गांधी जी के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है, बहुत 1857 बढ़िया। की क्रांति का क्या नाम उचित है, क्या ये पहली जो सिपाही विद्रोह था, सैनिक जी। विद्रोह था, या ये स्वतंत्रता संग्राम था, आपके विचार बताइए। बहुत और बढ़िया। चूंकि मैं कुछ पद पे सिलेक्टेड था, तो मेरे पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, सहकारिता से रिलेटेड अमूल के बारे में पूछा गया, और ओके। इसके साथ मेरा इंटरव्यू समाप्त हुआ सर। बहुत बढ़िया। यानी कि काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके साथ थे। और एक जगह आपने एक शब्द यूज किया, टॉर्चर। तो दोस्तों जी बता दूं कि सलील जी वो थोड़ा सा बोल गए, लेकिन टॉर्चर मतलब ये मत सोचिएगा कि आपको टॉर्चर का, उनका अर्थ ये कहने का है कि जो इंटरव्यू बोर्ड होता है वो आपको थोड़ा सा परेशान करता है, परेशान भी नहीं करता, बल्कि परेशान करना भी गलत जी होगा। वो आपके अंदर झांकना चाहते हैं कि आप अंदर से जी थोड़ा सा सर, आपको जी सर, डिस्टर्ब करेंगे, आपको हिलाएंगे, देखें अंदर क्या है इसके। तो वो जब भावावेश में जी आगे निकल जाए तो वो निकालने का प्रयास करते हैं कि अंदर से झांके, अंदर से क्या चीज है, क्या व्यक्तित्व है। यस सर, यही यस सर। इंटरव्यू होता है।
तो वो उनकी टंग स्लिप मान लीजिए या फिर कह लीजिए भावावेश में, जब टॉर्चर नहीं इसको मानिएगा, तो बड़े प्यारे सॉफ्ट होते हैं। और जो मेरा अपना अनुभव रहा है, और सलील जी भी इस बात को बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे अलग अलग, तो पानी तक ऑफर कर देते, मेरे को खांसी हो गई, कुछ हो गए, तो पानी तक ऑफर कर देते हैं। तो बहुत कूल माइंडेड रहिए। और सलील जी ने बड़े अच्छी बात बोली कि नेचुरल रहिए, प्राकृतिक रहिए, आप जाइए इन बातों को रखिए और अच्छे कॉन्फिडेंस से जाइए, तो आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। तो जो सलील जी का इंटरव्यू अच्छा हुआ, वही बात इसमें थी। तो ये आपको करना है, घबराना नहीं है, अपनी बातों को रखना है, जो है वो रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। आपको जानना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा। तो सलील जी आपने प्री मेंस इंटरव्यू तीनों का बड़ा अच्छा डिटेल से बड़ा अच्छा बताया। मैं थोड़ा सा बात करूंगा, आगे चले हम लोग। मैं थोड़ा सा चर्चा ये करूंगा कि आपको क्या लगता है कि एक जो फ्रेशर है उसको ये चीज अपनाई जानी चाहिए, तो उसके लिए ये परीक्षा ज्यादा टफ मुश्किल नहीं रहेगी। एक तरह से कहा जाए कि फ्रेशर के लिए आपका सजेशन क्या होगा? यस सर, सर फ्रेशर्स के लिए सबसे ज्यादा सजेशन तो यही होगा कि शुरू से ही किसी अच्छी फैकल्टी या जिस संस्थान से आप जुड़े हैं वहाँ के टीचर्स या किसी जो अच्छे रैंक लाए हैं उनके गाइडेंस में ही पढ़ाई करें, क्योंकि ये पीएससी बहुत वास्ट सिलेबस होता है। आप लगभग हो सकता है यदि आप गलत तरीके से तैयारी करें तो आपको 3-4 साल तो आपको सिर्फ सिलेबस समझने में ही लग जाए, सिलेबस तक गुजरने में ही टाइम लग जाए। तो इन समस्याओं से कुछ हद तक मैंने भी जूझा और मैंने भी वो गलती की कि बहुत अच्छे गाइडेंस में स्टार्टिंग में मैं नहीं था। तो आप ये गलती ना करें, बहुत अच्छे गाइडेंस मिले मेरे कई दोस्त लोगों ने, जैसे श्री पीयूष तिवारी जी और श्री देशमुख, सॉरी रितेश, आशुतोष देवांगन जी 5th रैंक आए हैं डीसी, उन्होंने बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा प्रयास किया। तो आप अच्छे गाइडेंस में जब रहते हैं और अब पेपर्स को जरूर बनाएं, पुराने पेपर्स को जब आप बनाएंगे तो आप बहुत जल्दी कवर अप करेंगे, बहुत तेजी से आप दूसरों से आगे निकलेंगे। अच्छे बुक्स, अच्छे पुराने पीएससी के पुराने पेपर्स मैंने पूरे लगभग 2 बार बनाए हैं। सीजीपीएससी के 8-9 साल के पेपर्स मेरे पास थे, तो मैंने 2 बार उसको पूरा बनाया है, जिसका फायदा मुझे फाइनल पेपर में भी मिलता है। सिलेबस को बहुत जल्दी ग्रैस्प करने की कोशिश करें कि जितना सिलेबस में लिखा है पहले आप उसी को पूरा अच्छे से समझें। इसे एक उदाहरण से बताना चाहूंगा सर कि शंकर का द्वैत जो हम पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, हमारे पेपर 6 का दर्शन का इस पार्ट है। यस सर, शंकर अद्वैत जी का, शंकर अद्वैत दर्शन में, तो उसमें 2018 के पीएससी में उसमें ब्रह्म को पूछा गया, 2019 और सिलेबस का भी यही सीक्वेंस था, ब्रह्म, माया, मोक्ष। और पीएससी मैंने से बिल्कुल उसी सीक्वेंस में पूछा। 2018 के पीएससी में पहले ब्रह्म पूछा 15 नंबर के क्वेश्चन में, 2019 के पीएससी में फिर से 15 नंबर क्वेश्चन में माया को पूछा, और जो इस बार का पीएससी हुआ जिसमें मेरा रैंक आया उसमें जस्ट अगला जो टॉपिक था मोक्ष, उससे पूछा गया। तो आप जब सिलेबस को अच्छे से कवर करते हैं तो आप मान के चलिए आप पीएससी के 60, 70, 80% तक तो आपने पीएससी को तैयार कर ही लिया है बिल्कुल। तो इस तरह से जो फ्रेशर्स हैं अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और मैं ये भी अगला मैं आपसे सजेशन लेना चाहूंगा कि जो एस्पिरेंट्स 2-3-4 बार पास फेल हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा होगा कुछ का, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जो ये तो फ्रेशर के लिए आपने बोला, और जो थोड़ा सा पास फेल में उलझे हुए हैं, सफलता में झूल रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर उनके लिए तो मैं साक्षात उनके सामने हूँ। मैंने पहले ही बताया कि मुझे पहले असफल स्टूडेंट के रूप में देखिए आप लोग, कि ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है या 4था अटेम्प्ट है, और इससे पहले के जस्ट एग्जाम में मुझे बहुत नीचे पोस्ट मिली और जस्ट 1.5 महीने तक मैं बहुत निराशा में था। और आप देखिए कि इतना काया पलट हुआ कि मैं बिल्कुल आपके सामने बैठने लायक आज बन सका हूँ जस्ट 1.5 महीने के रिजल्ट के बाद। तो मैं कहना चाहूंगा सफलता आपकी सफलता का ही एक रूप है, इसे आप स्वीकार कीजिए, और जो भी आपकी कमियां हैं बस आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहिए। आप स्वीकार कीजिए कि मैं यदि असफल हुआ हूँ तो ये मेरी सफलता का ही एक रूप है। अच्छे टीचर से आप गाइड कीजिए, सर मेरे सामने बैठे हैं, आप उनसे चर्चा कीजिए कि कैसे मैं सफल हुआ हूँ और कैसे सफलता प्राप्त करनी है। और यदि आप लगे रहेंगे, बस एक ही पीएससी का एक मंत्र है और कि लगे रहिए। इसे मेरे एक मित्र की जो 5th रैंक लाए हैं उन्होंने कल बहुत अच्छा एक बताया कि पीएससी का फुल फॉर्म है पेशेंट स्टडी कंटिन्यूअसली, पेशेंटली स्टडी कंटिन्यूअसली। ये पीएससी का लगभग मूल मंत्र भी है। अगर आप लगे रहेंगे तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। कभी भी आप अपनी गाड़ी को मत रोकिए कि मैं सफल हो गया हूँ, दूसरों से पीछे हूँ, क्योंकि मैं आज जब चयनित हुआ हूँ तो मेरे आसपास इतने एग्जाम्पल्स है मेरे पास जो पहले अटेम्प्ट के दूसरे अटेम्प्ट में बहुत पीछे हैं। जैसे कि 7th रैंक श्री अमीश श्रीवास्तव जी, उनका 7th रैंक है, वो भी 2000 काफी पहले से प्रिपेयर हो रहे हैं, 4-5-3 अटेम्प्ट उनके अच्छे नहीं रहे, पर आज देखिए वो 7th रैंक में डीसी हैं। और मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, और ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जो पहले असफल हुए लेकिन बाद में उन्होंने असफलता से हटाकर सफलता के रूप में सफल हो गए। बिल्कुल बहुत बढ़िया।
दोस्तों कहा जाता है ना कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, और कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो, है ना। तो संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, तो क्या ना, बिना किए किसी की जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सलील जी ने इसी बात को बहुत अच्छे से बताया, बस को रूट मन में डाल लीजिए। और जो सिंपल सी बात है, जो एक बात कही जाती है ना कि मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतर हो, बस इतना प्रयास कीजिए, सफलता मिली जानी है, आज नहीं तो कल। और आपने आशुतोष जी का नाम लिया, बहुत शानदार उनका इंटरव्यू लेने को मौका मिला, बड़ा शानदार तरीके से उन चीजों को बताया था, और बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व है, बहुत अच्छे से बात हो रखा। आपने बोला पीएससी उन्होंने जो फुल फॉर्म बताया, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने ऐसा बोला भी होगा, तो बड़ा अच्छा है। तो ये आपने बोला, और मैं लास्ट सजेशन एक और लेना चाहूंगा आपसे सुधीर जी, उनके लिए जो प्राइवेट सेक्टर से स्विच करके इधर आए हैं, उनको पढ़ने में मशक्कत भी हो रही होगी, है ना। 2-3 साल जब पढ़ाई से टच हमारा हट जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल होती है, उनके लिए कुछ कहना चाहें तो उनके लिए कुछ बोलिए। यस सर, उनके लिए तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात तो सच है, जैसे मैं खुद भी मैंने इस चीज को अपने ऊपर फील किया कि जब जॉब से करके आते हैं तो स्टार्टिंग 1 साल थोड़ी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम जरूर होती है, पर जैसे आप किसी को एक को अपना गुरु मान लीजिए, अगर आप अपने किसी टीचर को मानते हैं, मैं अपना एग्जांपल देना चाहूंगा कि मैंने सचिन तेंदुलकर को अपना गुरु माना था, और आज भी मेरे टेबल के सामने उनकी फोटो लगी है। तो मैं हमेशा उनको देखता था, जैसे उनकी जो पिक्चर आई थी द बिलियन स्टोरी, द बिलियन, जो उनकी जो मूवी आई थी, डॉक्यूमेंट्री आई थी द बिलियन, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है वंस अगेन जी। तो उनमें आप उनके असफलता को भी देखेंगे कि कैसे उनकी इंजरीज हुई थी और कैसे उन पर लगातार आरोप लगे थे, पर उन सबसे बाहर निकलते हुए उन्होंने डबल सेंचुरी मारी थी सन 2011 या 12 में वर्सेस साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो मैं सुबह उठ के सचिन का जो गाना होता था ना सर, वो जो सचिन सचिन वाला जो गाना है, और वो गाना मैं डेली लगभग सुबह उठ के सुनता था और इंस्पायर होता था कि सर बस मैं इनको देख के ही अपना द्रोणाचार्य और की तरह, एकलव्य द्रोणाचार्य की तरह उनको मैं पूजा करता था कि अगर ये इनसे प्रेरित होके हर, मतलब मैं इन शॉर्ट आपसे ये कहना चाहूंगा कि हर सुबह को, हर जो भी आपका पढ़ने का स्टार्ट है, आप अपने आइडियल व्यक्तित्व या भगवान की पूजा से जरूर शुरू कीजिए, एक अच्छे इंस्पायरिंग सॉन्ग से शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि डेली दिन भर आप रिचार्ज रहेंगे उससे, उससे आपको पढ़ने की निरंतर प्रेरणा मिलेगी, और जो भी आपका पुराना समय, जैसे आप जॉब में बिजी थे, तो आप उससे बहुत जल्दी हट जाएंगे। अच्छे पूजा से सुबह अगर आप पढ़ते हैं तो सुबह एक पूजा से स्टार्ट कीजिए। मैं सचिन को बहुत बहुत एडमायर करता था, तो मैं सचिन के गाने सुनता था या उनके किसी अच्छे वीडियोस को देखता था, तो सुबह उठने से लेकर रात तक मुझे बिल्कुल मेरी एनर्जी बिल्कुल रिचार्ज रहती थी, मैं पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से रहता था। और ऐसे दोस्त जो आपको नीचे पुल करते हैं या आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, इस तरह की बातों, ऐसे दोस्तों से आप इमीडिएटली दोस्ती तोड़िए। ऐसे दोस्त चुनिए जो बहुत सकारात्मक रहते हैं, खुद मेहनत करते हैं। आपने सर देखा ही होगा, नालंदा से जितने भी दोस्त हम लोग थे, सबके सब सिलेक्ट हुए हैं सर, सबके सब, एक नहीं दो दो जॉब है। और पीएससी इतने हार्ड होता है सर कि एक जॉब मिलनी मुश्किल है, और आज मैं बहुत सौभाग्य हूँ कि ऐसे फ्रेंड्स है मेरे साथ, राम लखन जी, दीपक चंद्राकर जी, आभास सिंह ठाकुर जी, इन इतने ऐसे हैं कि इन्होंने एक नहीं दो दो पोस्ट ज्वाइन की है। बहुत बढ़िया। तो अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहेंगे तो आप उन पुराने जो भी आपके साथ समय बीता है उससे आप बाहर निकल के बहुत जल्दी पढ़ाई में बिल्कुल स्विच कर जाएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट बहुत जल्दी लेकर आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कितना अच्छा दोस्तों सलील जी ने बताया, और सही बात है, थोड़ा अपना सर्किल अच्छा रखिए और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड साथ रखिए। और देखिए होता क्या है, जब हम समाज में जाते हैं तो हमको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलते हैं, तो उसके लिए समय समय पर आपको हमको चार्ज करना पड़ता है। तो जैसे उनका ईश्वर के नाम से लीजिए, जो भी आपके आइडियल है उनको आप देखिए, सुनिए, उनके जो प्रेरणाप्रद, क्योंकि उनके तो घटनाएं ऐसी होती है ना जो उनके लाइफ में घटी, वो उनको सुनिए समझिए, तो फिर आप कॉन्फिडेंटली रहेंगे, बहुत अच्छे से आप काम करेंगे। तो दोस्तों ये थी सलील जी से हमारी मुलाकात, और मैं आपको कुछ जरूर दिखाना चाहूंगा दोस्तों सलील जी के बारे में। दोस्तों अभी सलील जी का हमने इंटरव्यू लिया, और अभी मैं इनकी दूसरा टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे सलील जी से, दूसरा जो सेशन आएगा, वीडियो आएगा, वो इनकी पूरे नोट्स के बारे में, इनका पूरा जो नोट्स के बारे में चर्चा करेंगे। आपने नोट्स भी दिए, जैसे मैंने कहा कि हमारी टीम के द्वारा नोट्स मांगे गए, तो सलील जी ने अपने नोट्स दिए, और हम उसमें भी चर्चा अलग वीडियो में करेंगे। पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जिससे मैं ऑलरेडी प्रभावित हुआ हूँ। ये जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, वो सलील जी की ही, जो इनकी अपनी लाइब्रेरी छोटी सी अपने घर के अंदर बनाई हुई है। और आप इसमें देखिए कितने सलीके से, और कॉपी में लिखा हुआ है, ये ऐसे की कॉपी है, ये किसकी कॉपी है, एकदम सलीके से। तो मैं ये भी कहूंगा कि आप अपनी किताबों की, अपनी नोट्स की इज्जत कीजिए,
यही आपका क्या करते हैं, भविष्य बनाते हैं। तो ये चीज देखकर मैं प्रभावित हूँ, मुझे लगता है आप सबको भी अच्छा लगा होगा। इस तरह से होना चाहिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों चर्चा करेंगे, वो नोट्स भी करेंगे। और जैसे ही मैं आपको दोस्तों बता ही रहा था कि हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, दूसरा डायलॉग मंच जी एजुकेशन का भी कार्यक्रम करते हैं सलील जी। तो दोस्तों आप जी देखेंगे सलील जी का फिलोसफी और पॉलिटी में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, और बहुत अच्छे इनके नंबर भी जी आए हैं, बहुत अच्छी पकड़ भी है। तो जल्दी इनका जो जी वीडियो हमारे साथ रहेगा, अगला लेक्चर जो रहेगा, वो फिलोसफी और पॉलिटी में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों जल्दी आप जी मेंटरशिप प्रोग्राम में भी सलील जी को मिलेंगे, तो पूरा आप जुड़िए, मिलिए। सलील जी आपने समय जी दिया, बहुत इंटरेस्ट, बहुत अच्छा भी लगा। लास्ट में आप कुछ भी जी कहना सर। चाहें आर्टिकल 19 का प्रयोग करके, आपके कुछ मन में आ रहा हो, जो भी आपका मन करे, इस मंच पे आप किसी को कुछ नाम लेना चाहें, जो भी आप कहना चाहें, आप कह जी सकते हैं, फ्री हैं। जी सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने, ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है, और जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए भी बहुत खुशी की बात होगी। उनको भी बहुत अच्छा, मुझसे भी बेटर जो कैंडिडेट्स हैं, मैं हूँ, हमसे अगर कुछ सीखने को मिलता है तो ये उनके लिए और मेरे लिए दोनों की बहुत सौभाग्य की बात होगी सर। और सर, काफी मेहनत की थी, और ये आज मौका लग रहा है जब किसी को, खुद को दूसरे को गाइड करने का, जैसे कि आपने मेंटरशिप प्रोग्राम की बात की, तो ये हम जी लोग के लिए बहुत अच्छी और बहुत खुशकिस्मती की बात है सर, कि हम लोग किसी को गाइड कर सकें। बहुत तो बढ़िया। इतना ही कहना चाहूंगा। जी सर। दोस्तों बहुत बहुत आपने जो कुछ समय दिया, और मेंटरशिप प्रोग्राम की एकदम हैप्पीनेस है, यानी कि बहुत एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे, एनर्जी के साथ आपको जी सर। मेंटरशिप देंगे। तो आइए जुड़ते हैं। और सलील साहू जी, मैं अपनी ओर से, डायलॉग मंच की ओर से, और सभी एस्पिरेंट्स की ओर से, व्यूअर्स की ओर से आपको शुभकामनाएं जी सर। प्रेषित करता हूं कि आपको वो सब मिले। अभी तो आप अकाउंट ऑफिसर बने हैं, अगली बार जब मैं आपका इंटरव्यू लूं तो मैं एक डीसी से लूं, डिप्टी कलेक्टर से लूं। जी सर। ऐसी शुभकामनाएं मेरी डायलॉग मंच सभी व्यूअर्स की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी।